सबसे पहले अभी हम देखना है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी टॉपिक शुरू करना था आज हमको। सॉलिबिलिटी, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, इट इज अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, specific temperature. The solubility of solid is its maximum concentration and expressed in the concentration unit mole liter in work. सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी। ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होता है। इसके लिए क्या लगता है हमको? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगता है। तो अब हमको देखना है कि कौन से फैक्टर है जो सॉलिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो, फैक्टर के बारे में बताया उसने, द एक्सटेंट ऑफ द टू विच सब्सटेंस डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट वेरियस ग्रेटी विद द डिफरेंट सब्सटेंस, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉलिड और सॉल्वेंट के टेम्परेचर प्रेशर के। देखो इसके ऊपर क्या होता है, जो सॉलिड है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा। एक बार हमेशा याद रखो, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक रहता है सॉल्यूट और एक रहता है सॉल्वेंट। दोनों को अगर हमने कंबाइन किए तो वो फॉर्म करता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा इज कॉल्ड एज सॉलिड, और जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। या फिर आप वो बोल सकते हैं कि सॉलिड डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट क्या करता है? डिसॉल्व करवाता है। सॉलिड जो होता है वो खुद डिसॉल्व होगा और सॉल्वेंट क्या करेगा? डिसॉल्व करवाएगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट की। उसी ने क्या किया, आगे बताया आपको सॉलिबिलिटी के अंदर। देखो अब कि क्या बताया, जो सॉलिबिलिटी रहती है वो उसके ऊपर फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो कोई चीज सॉल्युबल है तो वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट के ऊपर, कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, तभी वो उसमें प्रॉपरली डिसॉल्व होगा। और दूसरी कंडीशन आती है प्रेशर और टेम्परेचर की बात। तो अभी हमको ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहले बताया उसने नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का। सबसे पहला बताया उसने सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर। जनरली जनरली द कंपाउंड विद द सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडली सोल्यूबल इन ईच अदर। जो जनरली क्या होता है, सिमिलर अगर केमिकल कैरेक्टर रखते हैं तो वो इजीली एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं। different chemical characters the same that, like जैसे कि dissolve, like जैसे कि guide up to predict the solubility of the solid in a given solvent, since the substance having the similar intramolecular force। अगर से कोई substance के अंदर क्या हो, similar intramolecular force of attraction, अब जैसे कि are likely to be soluble in each other। generally polar solid dissolve in polar solvent। पोलर जो सॉलिड रहते हैं वो डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब पोलर सॉलिड किसको बोलेंगे? वो सॉलिड जिसमें दो पोल प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, इज कॉल्ड एज पोलर सॉलिड। और वो भी डिसॉल्व काहे में होते हैं? पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही होते हैं। वो डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। दिस इज बिकॉज इन दिस सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है आर ऑल द सिमिलर मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल दिया उसने NaCl डिसॉल्व इन वाटर। देखो NaCl जो है वो पोलर सॉल्यूट है, क्योंकि Na पॉजिटिव, जब NaCl का डिसोसिएशन होगा तो ये फॉर्म करेगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। उसी तरीके से वाटर का अगर डिसोसिएशन होगा तो वो फॉर्म करेगा H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो ये जो है पोलर सॉल्वेंट है, वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है और NaCl भी क्या है? पोलर सॉल्यूट है। तो इसमें क्या होता है, NaCl को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे बता डिसॉल्व इन वाटर द स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल इंटरेक्शन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होती है? ब्रेक होती है। देखो आप, and ion attraction between the Na positive Cl negative ion are comparable। नॉन पोलर आयनिक कंपाउंड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन। अब इसने ये बताया कि सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर का। सबसे पहले इफेक्ट किसका होता है? नेचर का। फैक्टर इफेक्टिंग में सबसे पहले आएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर से आपका सॉल्यूट अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा इजीली। अगर आपका सॉलिड नॉन पोलर है तो वो काहे में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर।
तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, क्योंकि वो उनका इंटरेक्शन होता है। दूसरा आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब दूसरी चीज आती है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर जो रहता है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें कैसा बताया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी आते हैं। देखो कैसा बताया, और सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज विद द टेम्परेचर डिपेंड ऑन द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। मेनली सॉल्व जैसे कि KCl डिजॉल्व होता है वाटर में इंडोथर्मिक प्रोसेस। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब करना, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट को रिलीज करना। अगर कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद अगर वहां पे इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अगर कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया उसने KCl डिजॉल्व इन वाटर बाय द इंडोथर्मिक प्रोसेस दैट इज विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द रीचिटलर प्रिंसिपल। रीचिटलर प्रिंसिपल के हिसाब से। फिर एक बात आपको ये याद रखना है, रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी रिएक्शन बोले तो वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, क्या आपके सॉल्वेंट का नेचर या सॉल्यूट का नेचर कैसा है, वो हिसाब से आपकी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आप कोई रिएक्शन करते हैं और वो रिएक्शन अगर इंडोथर्मिक है तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती है। अगर आप कोई रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसे देखो उसने यहाँ दिया है, अदर हैंड जब सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर बाय द एक्सोथर्मिक प्रोसेस इट इज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है मालूम है, जो आपकी टेम्परेचर रहता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है, वहां पे रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने के बाद जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां से हीट क्या होती है, रिलीज होती जाती है, और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे कि दिया उसने CaCl2 लिथियम सल्फेट वाटर डिजॉल्व इन वाटर रिलीजिंग द हीट। ये हो गया सेकंड टॉपिक। उसने देखो डायग्राम के थ्रू आपको सब दिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर इज no direct correlation between the solubility of exothermic or endothermic. For example, दिया उसने dilution of the CCl2 in water is the exothermic और NH4OH is the endothermic है। ये इसमें बताया हुआ है, ये इतना नहीं भी पढ़े तो भी आपको एडजस्ट हो जाता। अब आता है नया टॉपिक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। देखो प्रेशर हैज अ नो इफेक्ट करता है। प्रेशर का देखो पहले तो बताया उसने नो इफेक्ट ऑन दी सब्स्टिट्यूट सॉलिड के ऊपर और लिक्विड के ऊपर, बट ये गैस के ऊपर करता है। दे आर कंप्रेसिबल हाउएवर द प्रेशर ग्रेटली इफेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड। जब किसी गैस को हम लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं तो वहां पे प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर के साथ। द क्वांटिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड प्रेशर इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ। ये बताया था हेनरीज लॉ ने। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है हेनरीज का। It states that the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution। जैसे कि लिखा हुआ है S is directly proportional to P, S is equal to Kp। K बोले तो वहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी और P का मतलब होता है प्रेशर। यहाँ पे ये बताया हेनरीज ने कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद में इसमें KH बोले तो कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला निकाला, कांस्टेंट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। सॉल्युबिलिटी का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स,
और प्रेशर का यूनिट है बार या एटमॉस्फेयर, तो इसका यूनिट आ जाएगा के एच का बोले तो हेनरी कांस्टेंट का यूनिट आएगा मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। समझ में बात। फिर इसके बाद में एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेनरीज लॉ ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जैसा आपको जो मैंने इफेक्ट बताया वो इफेक्ट आपको देखना है कि कौन से इफेक्ट होते हैं करके, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और इसके बाद में आपको हेनरीज लॉ देखना है। इसमें कोई प्रॉब्लम रहा तो उस पर कल डिस्कस करेंगे और आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे।